रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा। तो जब ये गुजराती लोग देखते हैं, गुजरात के लोग देखते हैं कि भाई हमारे यहाँ का व्यक्ति न केवल प्राइम मिनिस्टर है पर दुनिया भर के अंदर उनकी जो अप्रूवल रेटिंग है वो वर्ल्ड लीडर्स के अंदर भी सबसे टॉप पर है। तो वो इस बात को दर्शाता है कि कैसे गुजरात का नाम केवल भारत के अंदर नहीं पूरी दुनिया के अंदर हो रहा है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में जब 2014 में प्राइम मिनिस्टर मोदी सत्ता में आए थे तो भारत की जो इकोनॉमी जो थी वो लगभग 9वें या 10वें नंबर पे थी। उसके बाद आप देखिए पिछले 7-8 साल के अंदर लगातार हमारी अर्थव्यवस्था इकोनॉमी ग्रो करती है और आज की तारीख में यूके को पीछे करके भारत 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है। तो ये इस बात का भी संकेत है कि गुजरात के लोगों से बात करेंगे तो पाएंगे कि उनके लिए गर्व का विषय बहुत है कि गुजरात अपने आप में गुजरात को समझेंगे तो एक गाने में आप गुजरात को समझ सकते हैं। गुजरात कहता है जय जय गरवी गुजरात, वो इसी गीत के ऊपर चलता है और ये जो धुन है ना जय जय गरवी गुजरात, ये बात अपने आप बताती है कि भाई गुजरात अपने आप पे गर्व करता है और जब उनको कोई गर्व कराता है उनको गौरवान्वित महसूस कराता है तो उससे बड़ी बात उनके लिए कोई नहीं हो सकती। और वही वजह है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इसी वजहों की वजह से इन गुजरातियों के साथ में कनेक्ट करते हैं। पॉपुलैरिटी 27 साल के बाद भी कम ना होना मायने रखता है। बड़े बड़े लीडर्स अपनी पॉपुलैरिटी खो देते हैं लेकिन लगातार कनेक्टेड रहे गुजरात के साथ में और यही वजह है, तस्वीरें कह रही हैं कि पॉपुलैरिटी में कोई कमी नहीं है। जी, भावनात्मक लगाव तो है ही, लेकिन जिस तरह का विकास वहाँ पर देखने को मिला है जो आप लगातार बता ही रहे हैं, और वहाँ पर जो आर्थिक वृद्धि की हम बात करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने आर्थिक पिलर के रूप में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका वहाँ पर निभाई है। जिस तरह से अगर औद्योगिक क्षेत्र की बात करते हैं, औद्योगिक सिटी से कहा जाता है, व्यापारियों की हम बात करते हैं, सिंगल विंडो सिस्टम की हम बात करते हैं, इसके अलावा तमाम सुविधाओं की, और जिस तरह से वहाँ पर औद्योगिक निवेश हुआ है और उसके साथ साथ जो विदेशी निवेश है उसके लिए भी लोकप्रिय डेस्टिनेशन गुजरात वहाँ पर बना है, इसकी बेहद महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अरुण। बिल्कुल रमा जी, वो इसलिए रही है क्योंकि गुजरात में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे उन्होंने पहले इस बात को समझ लिया था कि जो नेक्स्ट डेकेड, क्योंकि जब प्राइम मिनिस्टर मोदी गुजरात के सीएम हुआ करते थे तब कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स के आधार पर चुनाव लड़े जाते थे, जाति के आधार पर, कास्ट के आधार पर मैसिव चुनाव लड़े जाते थे। प्राइम मिनिस्टर मोदी जब उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब वो आए तो उन्होंने एक तरह से राजनीति को बदल करके रख दिया। आज की तारीख में आपको एक बात का क्रेडिट तो बीजेपी को कंप्लीटली देना पड़ेगा अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी कि आज आप जो हाल में जितने भी चुनाव देखते हैं कोई भी कास्ट के आधार पर चुनाव लड़ने की बात नहीं करता। चाहते हो सकता है रूरल क्षेत्र के अंदर कुछ के फैक्टर्स हो, लेकिन अगर बहुत मैक्रो लेवल पे आप देखेंगे तो कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स का कहीं ना कहीं नामो निशान एक तरह से खत्म हो गया। और जब दो दशक पहले कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स बहुत ही डोमिनेंट रहती थी, इनफैक्ट जो टिकट भी दिए जाते थे काफी कास्ट को ध्यान में रख के दिए जाते थे, लेकिन 2 दशक के अंदर आप देखिए नरेंद्र मोदी लेड गवर्नमेंट ने या नरेंद्र मोदी लेड जो हम लोग बीजेपी की बात करते हैं उन्होंने डेवलपमेंट को की एजेंडा बनाया। आज आप देखिए लोग एजुकेशन की, हेल्थ की या डेवलपमेंट की बात करते हैं, उस बेसिस के ऊपर बात कर रहे हैं। आज जितने भी संकल्प पत्र आज की तारीख में देखेंगे, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज गुजरात में संकल्प पत्र या फिर जो अपने मैनिफेस्टो को लेकर के आ रही हैं वो हर जगह एक ही बात कह रही है कि भाई हम इतना विकास करेंगे, हम ये करेंगे, हम डेवलपमेंट करेंगे। तो डेवलपमेंट एक की फैक्टर निकल करके आया है। तो जिसने एक तरह से डेफिनेशन चेंज कर दी चुनाव लड़ने की, जिसने डेफिनेशन चेंज कर दी एक तरह से कि राजनीति के मायने बदल दिए कि कैसे जो राजनीति करनी चाहिए, तो इन तमाम चीजों ऊपर साफ तौर पर आप इसको समझ सकते हैं कि गुजरात उस तरह से लीडिंग रोल में रहा। जिस समय पर लोग कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स कर रहे थे, गुजरात एक तरह से इन्वेस्टमेंट को आकर्षित कर रहा था। जब टाटा जैसे बड़े कॉन्ग्लोमरेट कॉर्पोरेट को बंगाल जैसे क्षेत्र से ना हो जाती है, उनको वेलकम नहीं मिलता, तो गुजरात उनका दिल खोल करके स्वागत करता है। आज बड़ी सी बड़ी कंपनी जो कॉर्पोरेट है, कॉन्ग्लोमरेट है, जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, कॉन्ग्लोमरेट जाइंट हैं, वो सब गुजरात के अपने बेसिस को लगाना प्रेफर कर रहे हैं। इसका क्लियरली गुजरात को फायदा मिला। और केवल यही नहीं कि केवल इन्वेस्टमेंट के लिहाज से जो छोटे छोटे इश्यूज थे, चाहे आंगनवाड़ी वर्कर्स हो, आशा वर्कर्स हो, जो उनके बहुत इंपॉर्टेंट रोल थे, दोनों एक तरह से ऑपोजिट पोल्स हैं। एक तरफ इन्वेस्टमेंट, दूसरी तरफ आंगनवाड़ी वर्कर्स हो गए, आशा वर्कर्स हो गए, जो गवर्नमेंट स्टाफ है, या फिर हम जो हॉस्पिटल क्षेत्र के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं। तो ऐसा तमाम लोगों की जो कई दिक्कतें थी उनको सीधे तौर पर सुनना, उनके लिए बेटर पॉलिसीज को बनाना। लेकिन एक चीज जो क्लियरली बीजेपी की रही है वो क्लियरली ये है कि अगर गुजरात विकसित होता है, गुजरात विकसित गुजरात बन जाता है,
तो तमाम लोगों को फायदा होगा, उसका हर स्टेक होल्डर्स को फायदा होगा। आदिवासी क्षेत्र में, ट्राइबल क्षेत्र के अंदर सबसे ज्यादा फायदा होगा। तो गुजरात को अब एक जैसे टूरिज्म हब के तौर पर बनाने की बात चल रही है, जैसे बड़े लेवल पर टूरिज्म हब बनाया जा सके। यूनाइटेड नेशन की अगर हेरिटेज साइट्स की अगर बात की जाए, गुजरात में प्रोमिनेंट साइट जो कि हेरिटेज साइट है जिसको डेवलप किया गया है, लोथल जैसी जगह जिसको लोग नहीं जानते थे, उसको कहीं ना कहीं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर प्राइम मिनिस्टर मोदी लेकर के आते हैं। मोढेरा जैसी जगह को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर प्राइम मिनिस्टर मोदी लेकर के आते हैं कि भाई यहाँ पर मोढेरा जैसी जगह भी है। बेट गुजरात की बात, बेट द्वारका की बात की जाती है, उसको इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर लेकर के आते हैं। तो ऐसे कई सारे इनिशिएटिव लिए हैं जिसकी वजह से गुजरात को टूरिज्म हब बनाया जा रहा है। आज गुजरात को केवल एक इंडिया का स्टेट नहीं माना जाता है, आज गुजरात को माना जाता है एक बहुत ही प्रोमिनेंट स्टेट है जिसपे दुनिया भर की निगाहें रहती हैं। जो बड़े बड़े फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं वो गुजरात जैसे स्टेट को रिकॉग्नाइज करते हैं। बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, जो हेज फंड्स होते हैं, वो एक तरह से जो प्रोमिनेंट स्टेट की श्रेणी में बात की जाए तो जैसे कर्नाटका, क्योंकि बैंगलोर की वजह से, गुजरात जो कि अहमदाबाद, सूरत जैसे शहरों की वजह से उसको आइडेंटिफाई करते हैं, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट के लिए आतुर होते हैं आने के लिए। और गुजरात की एक तरह से जो शक्ल है उसे चेंज करके रख दिया है। आज से 2 दशक के पहले गुजरात में ये बहुत नोन फैक्ट है कि कम्युनल हार्मनी नहीं थी। आज से 2 दशक पहले कम्युनल हार्मनी नहीं थी। आए दिन दंगे हुआ करते थे और दंगे होना बहुत कॉमन बात था। क्योंकि मैं खुद गुजरात में पला बड़ा हूँ, मैं रहा हूँ गुजरात के अंदर, मेरी परवरिश गुजरात की, तो मैं इस बात को जानता हूँ कि 2 डेकेड्स पहले कम्युनल हार्मनी नहीं थी, कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट बहुत मेजर इशू था। तो आज 2 दशक के अंदर देखेंगे कि आज पूरे गुजरात के अंदर बहुत शांति और कंप्लीटली कम्युनल हार्मनी देखने को मिलती है। लोग भाईचारे के साथ रहते हैं। तो गुजरात मॉडल ये है कि वो भाईचारा दिखा रहा है। गुजरात मॉडल ये है कि वो इन्वेस्टर्स का खुले हाथों से स्वागत कर रहा है। गुजरात मॉडल वो है कि वो नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, जो कि हमने देखा कई सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं वो कि नेक्स्ट जनरेशन बनाए जा रहे हैं। गुजरात मॉडल वो है जहाँ पे रूरल और अर्बन की जो खाई है उसे पाटने की कोशिश की जा रही है। जो सुविधाएं अर्बन क्षेत्र में मिल रही है उसको कैसे रूरल बेल्ट तक लेकर के आया जाए, तो उस बात पर फोकस रखा जा रहा है। गुजरात मॉडल वो है कि 27 साल के बाद भी लगातार एक जो लीडर है, जो टॉप बीजेपी लीडर है, उसका कनेक्ट लगातार बरकरार रहता है गुजरातियों के साथ में। ये गुजरात मॉडल अपने आप में दर्शाता है कि किस तरह से जो विकास किया गया है वो अब कहीं ना कहीं देश के दूसरे हिस्सों में भी रेप्लिकेट हो रहा है। तो ये तमाम चीजें बताती हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो लोकप्रियता है वो इस वजह से बढ़ रही है कि गुजरात मॉडल को देश के अन्य स्टेट भी रेप्लिकेट करते हैं, अन्य स्टेट रेप्लिकेट कर रहे हैं, उस मॉडल को अडॉप्ट कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, जो ट्विन सिक्स कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, हम देख रहे हैं कि चाहे वो बुलेट ट्रेन की बात हो या हाई स्पीड ट्रेन की बात हो, वंदे भारत एक्सप्रेस जो सेमी हाई स्पीड है उसको पहुंचाने की बात हो, ब्रिटिश को पहुंचाना हो, स्टैच्यू ऑफ जो यूनिटी की हम बात करते हैं, जो कि सरदार साहब की जो स्टैच्यू है, जो दुनिया में सबसे बड़ी स्टैच्यू है सरदार साहब की, वो वहाँ पर मौजूद है। तो गुजरात को टूरिज्म के मोर्चे पर इतना बेहतरीन से उभारा है। और प्राइम मिनिस्टर मोदी कहते हैं कि अब जो भी इस दुनिया में सबसे बड़ा होगा वो गुजरात के अंदर ही होगा। चाहे स्टैच्यू की बात कर लीजिए या किसी भी चीज की बात कर लीजिए, रिकॉर्ड अब गुजरात बनाएगा। और इसी वजह से विकसित गुजरात के नारे को लेकर के इस इलेक्शन के अंदर लीड कर रहे हैं बीजेपी को। और क्लियरली उनका मंत्र है कि हमें विकसित गुजरात बनाना है, ये उनका क्लियर सत्य वो है। और साफ तौर पर उनका कहना कि इस बार की जो चुनाव यानी कि जो इलेक्शन है इस बार के, जिसको गुजरात में चुनाव कहा जाता है, तो इलेक्शन को क्लियरली गुजरात के लोग ही लड़ रहे हैं और कोई नहीं लड़ रहा है। कोई ना नरेंद्र लड़ रहे हैं ना भूपेंद्र लड़ रहे हैं, ये केवल गुजरात की जनता जिस बार के इलेक्शन लड़ रही है। तो ये अपने आप में दिखाता है कि कितना ट्रस्ट है प्राइम मिनिस्टर मोदी का गुजरातियों के ऊपर, और क्या वो ट्रस्ट रेप्लिकेट होगा, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, और ये जो ट्रस्ट है ये उसी से जो विश्वास की आप बात कर रहे हैं, जो वहाँ पर काम हुए हैं, कहा जा सकता है कि उनसे और ज़्यादा मजबूत होता है। जिस तरह के विकास की आपने बात की है, आधारभूत संरचना की बात की है, तमाम क्षेत्रों में काम किया गया है, टूरिज्म हब की आपने बात की है, और तमाम तरह की कनेक्टिविटी, चाहे वो रोड ट्रांसपोर्ट हो, चाहे वो ट्रेन हो, चाहे वो एयर कनेक्टिविटी हो, गुजरात को एक विकसित गुजरात और विकास का केंद्र गुजरात, और उसी के तहत ये भी घोषणा की गई कि ट्विन सिटी का मॉडल बनेगा और मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी हब के रूप में भी इसे आगे बढ़ाया जाएगा। बिल्कुल, और यही सब बात है। एक तो कहा जाता है रमा जी, जो बहुत पुरानी कहावत कही जाती है कि इस समय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी चूंकि गुजरात के अंदर हैं, सूरत के अंदर है, तो कहा भी जाता है कि सूरत नु जमण अने काशी नु हरण।
ये दो चीजों के लिए लोग ये कहावत कही जाती है कि सूरत नु जमण और काशी नु मरण, ये जिसको भी मिल जाए वो एक तरह से वो एक तरह से उसकी नैया पार हो जाती है। सूरत नु जमण यानी सूरत का खाना, और काशी अगर कोई मृत्यु के बाद कोई काशी तक अगर जा सके तो उसके बाद उनको एक तरह से जो दिवंगत आत्मा होती है उनको एक तरह से कहा जाता है कि वो प्राइमरीली भगवान को प्राप्त होते हैं। तो ये तमाम बातें कही जाती हैं और ये रीजन एक कल्चरली बहुत ही इंटैक्ट गुजरात है। प्राइम मिनिस्टर मोदी भी देखिए एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात कर रहे हैं। वो केवल गुजरात की नहीं, लेकिन गुजरात को कैसे गुजरात मॉडल को कैसे रेप्लिकेट किया जा सके और कैसे तमाम कल्चर्स को एक साथ कनेक्ट किया जा सके। अभी हाल ही में मैंने देखा तमिल संगमम की जो हमने बात देखी जो काशी में हुआ, हम देखें कि इंटरनेशनली जब प्राइम मिनिस्टर मोदी अभी हाल ही में बाली के अंदर थे, वहाँ पर वो जो बाली का जो फेस्टिवल है वो उड़ीसा में मनाया जाता है, उसकी बात को वो रखते हैं। तो वो भारत के हर कल्चर को इंटरनेशनली रखने की कोशिश कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी जब वर्ल्ड लीडर्स को गिफ्ट देते हैं, जो तोहफे देते हैं मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म की साइडलाइन के ऊपर, उनका क्लियरली फोकस इस बात पर होता है कि भाई जो छोटे छोटे आर्टिजन होते हैं, चाहे गुजरात का आर्टिजन हो, काशी के आर्टिजन हो, तमिलनाडु के जो आर्टिजन हो, जो हैंडलूम वीवर्स हैं, उन्होंने जो चीजें बनाई है वो कैसे वर्ल्ड लीडर्स को तोहफे में दी जा सके, गिफ्ट मिल जा सके। अमूमन वर्ल्ड लीडर्स इस तरह से गिफ्ट जब देते हैं तो बहुत ही फॉर्मल रहता है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक चीज पर बड़ी कड़ी निगाहें रखते हैं और कैसे इंडिया की कल्चर को इंटरनेशनली लेकर के आ जा सके। और अभी हाल ही में हमने देखा कि कई सारे वर्ल्ड लीडर्स को गुजरात की जो आर्ट थी वो मुहैया कराई गई। तो जो गुजरात की आर्ट अगर किसी वर्ल्ड लीडर तक पहुंची तो आप समझ सकते हैं किसी आदिवासी ने उसको बनाया होगा, किसी ट्राइबल ने उसको बनाया होगा, किसी रूरल क्षेत्र के अंदर बैठी हुई किसी महिला ने, किसी आदिवासी महिला ने, किसी ट्राइबल महिला ने उसको बनाया होगा जो वर्ल्ड लीडर तक पहुंच रही है। तो इसके दो फायदे, एक उस महिला का, उस आदिवासी महिला ने जो बनाया, जो आर्टिजन ने उसको बनाया, उनको पहचान मिल रही है कि कैसे वर्ल्ड लीडर्स तक उसका सामान पहुंच रहा है, और दूसरा हमारी आर्ट को, हमारी जो हैंडलूम इंडस्ट्री है, हमारे जो आर्टिजन है, उनको एक ग्लोबल रिकग्निशन मिलता है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को भारत की बात बताने के लिए, जो भारत की बात है उसको बताने के लिए कोई मौका नहीं छोड़ते हैं, वो उसे इंटरनेशनली रखते हैं, मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स पर इंटरनेशनली उस चीज को पिच इन करते हैं। और यही वजह है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता इतनी ज्यादा है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम चाहे किसी भी बात पर डिबेट कर सकते हैं, विकास हुआ नहीं हुआ इस बात पर डिबेट कर सकते हैं, लेकिन आज हम इस बात पर जब डिबेट करते हैं तो एक बात श्योरिटी से कह सकते हैं कि भारत का कद पिछले कई सालों के अंदर काफी मैसिवली बढ़ा है। भारत अगले G20 जैसे समिट को दिल्ली में करने जा रहा है। इंडिया के अंदर G20 समिट हो रहा है। देश की 15 से ज्यादा लोकेशन के अंदर आप कहेंगे कि G20 की अलग अलग मीटिंग होने वाली है। वर्ल्ड लीडर्स भारत के अंदर आने वाले हैं। G20 जैसा मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म की मीटिंग जो समिट है वो इससे पहले देश में कभी नहीं हुआ था, और ये भारत के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट की बात है। तो इसी वजह से जो मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म सब भारत जैसे देश के अंदर हो रहे हैं, जो कि डिवेलपिंग कंट्री है, तो ये अपने आप में दर्शाता है कि जो तमाम लोग हैं उनका जो छाती चौड़ी होती है, जो उनका कद बढ़ जाता है, ये सब बात सुनकर के जो नेशनलिज्म की फीलिंग आती है उस चीज पर कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर मोदी कनेक्ट करते हैं। तो एक तरफ इन्वेस्टर कम्युनिटी को अपील करते हुए, दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी क्लियरली जो नेशनलिज्म की बात होती है, जो भारत की बात होती है, उसके माध्यम से कनेक्ट करते हुए, और जिस तरह की जो सेंट्रल जो स्कीम्स चलाई गई है, जिसमें कि आपकी आयुष्मान योजना आ गई है, स्वच्छ भारत अभियान आ गया है, नल से जल की बात आ जाती है, उज्ज्वला और उजाला जैसे इनिशिएटिव आ जाते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना आ जाती है, इनके माध्यम से कैसे बिल्कुल जो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो लोग रह रहे हैं उनको टच करने की कोशिश की गई है। पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से हर जो क्वार्टर में हम बात की जाए, जो 2,000 रुपए अकाउंट में ट्रांसफर किए जाते हैं किसानों के, लगभग 10 करोड़ से ज्यादा किसानों को उसका फायदा मिलता है। उत्तर प्रदेश के बाद में गुजरात एक वो प्रोमिनेंट आप स्टेट कह सकते हैं जिसका फायदा किसान सम्मान निधि का फायदा वहाँ के खेडूतों को यानी कि किसानों को मिलता है। तो ये अपने आप में बताता है कि किस तरह से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हर तबके के लोगों को एक तरह से टचअप ऑन करते हैं, कनेक्ट करते हैं, और यही वजह है कि रोड शो तो कई लीडर्स करते भी हैं, जिसमें वो करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन इस तरह की मैस अपील जो हम देखते हैं वो शायद कोई वर्ल्ड लीडर या कोई जो लीडर है वो नहीं कर पाएगा, ना होगा। और गुजरात में भी हमने हाल ही में देखा कई लीडर्स ने रोड शोज करने की कोशिश की, लेकिन शायद सड़कें बिल्कुल खाली थी। लेकिन इस समय पर जो रोड കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വാർത്തകളിലെ വസ്തുതകൾക്കും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഫോളോ ചെയ്യുക.